नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इतनी बारिश हो रही है कि जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जा रही हैं और कई जानें जो है वो चली गई हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपने जवान जो कमाई करने का इकलौता साधन था उसे खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया। इस तरह की बहुत ही दर्द भरी जो दास्तां हैं, जो कहानियां हैं, ये सब निकल कर सामने आ रही हैं और ऐसे में सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ये जो त्रासदी बरसात के रूप में आई है पहाड़ी राज्यों में जो दिख रही है और मैदानी इलाकों में भी वैसे दिखती है, लेकिन क्या ये त्रासदी कुदरत का की तरफ से आई है या फिर हम इंसानों ने खुद आमंत्रित किया है? इस सभी बहुत ही गंभीर मसले को और इससे जुड़े सभी सवालों को समझने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिमला से फॉर्मर डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं शिमला के और सीपीआईएम के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। टिकेंद्र पवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। और सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप खैरियत से हैं, क्योंकि शिमला से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कि परेशान कर रही हैं कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कितनी तकलीफ़ें जो है वो उठा रहे हैं। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ही जितनी भी खबरें हिमाचल से आई हैं वो बहुत ही दर्द भरी खबरें रहीं। एक परिवार के बहुत सारे सदस्य जो है वो चले गए, कुछ शव तो अभी भी जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। शिमला के बारे में आपका क्या आकलन है? ये जो हो रहा है वहाँ पर, क्या इंसानों ने इसे बनाया या इंसानों ने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया? खुद जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हैं उन्होंने कहा कि बेतरतीब तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हुई है और बिहारी जो लोग हैं इसके पीछे हैं, उन्होंने जिस तरह से शब्दों का भी इस्तेमाल किया, एक कंट्रोवर्सी भी हो गई उसे लेकर। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सीएम सुक्खू की बात से, या फिर शिमला पर आपकी राय क्या है? पूरे हिमाचल प्रदेश पर भी आपकी राय क्या है? जहां से आप शुरू करना चाहते हैं सर। थैंक यू। और सब हमारे परिवार में फिलहाल सब ठीक से है, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त इस बीच में हमसे बिछड़ गए, जैसा आपने सही कहा। और समरहिल में जो ये त्रासदी हुई उसमें काफ़ी हमारे जानने वाले भी थे जिनकी डेथ हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति इतनी भी भयानक नहीं है जितना हाइप करके बताया जा रहा है। मतलब ये एक पैनिक जो मतलब दिखाया जा रहा है उस तरह से नहीं है जी। स्कूल्स खुल गए हैं और लाइफ मतलब चल रही है। नॉर्मल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चल रही है। दूसरी बात यह है कि ये नहीं भूलना चाहिए, हम लोग तो हर साल ही ऐसी मतलब त्रासदी हो रही है, ये पहली बार नहीं है। अगर आप पिछले 5-7 सालों से देखेंगे तो ये लगातार है। इस बार थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा है और मैं वो भी थोड़ा मतलब बात रखना चाहूँगा कि क्या वजह है उस इंटेंसिटी की पूरे स्टेट में जी। लेकिन जैसा आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि ये क्या प्रकृति है या ये इंसान द्वारा हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों ही हैं। और ये दोनों इसलिए है कि जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट दुनिया में बोल रहे हैं कि इवन जो क्लाइमेट चेंज है, जो हम प्रकृति बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, वो अब एंथ्रोपोजेनिक हो कह रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये है कि जो जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है वो इंसान की वजह से हो रहा है। तो जो कार्बन एमिशंस है जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं। और इस साल डेफिनेटली ये तो बात यही है कि जो ओशियनिक राइज इन टेम्परेचर है, जो आपका समंदर में ज़्यादा मतलब टेम्परेचर का होना, और आपका जो साउथ वेस्ट हमारा मानसून है जो अभी चल रहा है, और साथ में नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मिलकर इकट्ठा होना से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है जी। और पूरे गर्मी बारिश होती रही है जिससे नमी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से रिटेंशन कैपेसिटी हमारी कम हो गई है। तो ये कहना कि इसकी वजह से उसकी वजह से, मुझे लगता है ये बाइनरी से बाहर आने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये जो है इंसान के साथ जुड़ा हुआ सवाल है और उन्हीं मतलब, लेकिन उसमें क्लाइमेट वो हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है अलग बात है, क्योंकि आप जानते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा दोषी कोई और है जिसने मतलब अभी तक कार्बन स्पेस सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई कर ली है। लेकिन जो ज़रूरी है, तो जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट कह रहे हैं वो खासकर जिसको हम एक रिपोर्ट है जिसको हम IPCC रिपोर्ट कहते हैं, उसका मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज।
जी। ये रिपोर्ट 6 आई है जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन क्लाइमेट साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं, और वर्किंग ग्रुप 1, 2 और 3 उसमें हिंदुस्तान की भी है। वो हिंदुस्तान को लेकर, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर दो बातें कह रहे हैं जो बार बार मैं हर जगह पे कह रहा हूँ, और मतलब मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं को ही दोहरा रहा हूँ वो जो बात कह रहे हैं। एक बात वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ने वाला है और सबसे ज़्यादा जहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है, वैसे तो पूरे भारत में रखने की ज़रूरत है, लेकिन कोस्टल इंडिया जो हमारा कोस्ट है हज़ारों किलोमीटर का, बहुत सारे शहर डूब जाएंगे अगर 15-20 साल में यही सब कुछ रहा। और दूसरा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत वो क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पर जो रेनफॉल पैटर्न है वो बहुत तेज़ी से बदलेगा। उसका मतलब क्या है सरल भाषा में? उसका मतलब सरल भाषा में ये है कि जी। जो आपके पहले जैसे बारिश होती थी, मान लीजिए 100 दिन के अंदर, वो बारिश आप देखेंगे अब 30 दिन के अंदर हो जाएगी। सो बारिश ज़्यादा होगी लेकिन कम टाइम में होगी, तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा बारिश आएगी, और अगर आपकी ज़मीन उसके लिए तैयार नहीं है या उसमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट है ज़मीन में, तो वो फ्लडिंग को एस्केलेट करेगा। ये वो बुनियादी बात बोल रहे हैं। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे पहले हम देखते थे कि बादल एक बार फट गया 100 साल में किसी जगह पर, वो अब ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब 100 साल में 100 से ज़्यादा होंगे। अब आप तो शिमला से हैं, आप जानते हैं कि हमने कभी एडवांस स्टडीज़ के आसपास शिमला में कभी बादल फटता नहीं सुना था, कुल्लू में ज़रूर सुनते थे। तो इसका मतलब ये है कि अब ये शिमला को तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या हमारी जो अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अडेप्टिव स्ट्रैटेजी, क्या आप तैयार हो इसके लिए? आपको दिख रहा है ये हो रहा है, और आपको ये भी दिख रहा है कि आपके हाथ से नहीं है, ये कहीं और की वजह से हुआ है, लेकिन अब ये हो रहा है, आपके सिर पर आ गई है, ये संकट आ गया है। तो आप क्या इस संकट के लिए तैयार हो कि नहीं? दुर्भाग्य से मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, हम बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं हैं, और अब हाई टाइम है कि इसके लिए हम सबक सीखें। और इसीलिए कल मैं एक 24 घंटे की भूख हड़ताल पर भी बैठ रहा हूँ शिमला में, जिसका नाम है क्लाइमेट स्ट्राइक। और क्यों है हमारी तैयारी क्यों ज़्यादा गड़बड़ हुई? इसमें बहुत सारी चीज बातें हैं, जैसे आप कह रहे हो कि बेतरतीब वो हुआ, लेकिन वो छोटी छोटी बातें हैं नेहा। बड़ी बात यह है कि खासकर हिमालय जैसे पर राज्यों के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हिमाचल काफ़ी मॉडल स्टेट है अगर आप थोड़ा एक अलग दृष्टि से देखेंगे डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के पहिए में एक नई पेस लाई गई, ये जो खासकर 90 और 2000 के दशक में। और जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट से हम लोग स्टेट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते थे, जी। लेकिन 90s में ये कह दिया कि अब आपका फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करना पड़ेगा, आप ये जो खर्चा कर रहे हो इसको बंद करो, और आपको अपना डेवलपमेंट का रास्ता खुद तय करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को जनरेट करना पड़ेगा। जी। अब स्टेट तो के पास कोई अपना रिसोर्स नहीं, इंडस्ट्रियल बेस तो है नहीं ना, यहाँ कोई इंडस्ट्री तो लगी नहीं सकती थी, जी। तो स्टेट के पास क्या ऑप्शन बची? उसके पास ऑप्शन ये बची कि वो अपने नेचुरल एसेट्स को बेचना शुरू करेगा। यही हम कर रहे हैं, और यही उत्तराखंड अब हमारी रास्ते में उसी ट्रैप में फंस रहा है। जी। तो आप देखेंगे 2000 के बाद से ये प्रोसेस शुरू होता है, जिसको मैं कहता हूँ कि गाथा शुरू होती है विनाश की, और ये प्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिमालयाज है। हमने क्या किया? हम कैसे अपने पैसा कमाएंगे? हम अपने नेचुरल एसेट्स को बेचेंगे। भारत के पहाड़ी राज्यों में आखिर ये विकास की गाथा विनाश की गाथा में कैसे तब्दील होती नजर आ रही है? टिकिंदर पवर जो बहुत ही गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं हमारे सामने, और लगातार उठाते भी रहे हैं लंबे समय से। लेकिन सर, आप जितनी इन समस्याओं की बातें करते रहे, उस पर लगता है कि किसी का खास ध्यान नहीं जा रहा, खासकर वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनके जरिए ये चीज़ें जो है रोकी जा सकती है। आपने उत्तराखंड की भी बात कही, हिमाचल प्रदेश की भी बात कही। जिस तरीके से विकास की गाथा होनी चाहिए थी, ये विनाश की गाथा में तब्दील हो रही है, और आपने जहां पर छोड़ा था, मैं चाहती कि वहां से शुरू करें। क्यों नहीं ध्यान जा रहा है नेहा? हमारे पहाड़ में कहावत है, रात गई बात गई। लेकिन अभी ये जो प्रकृति का कहर है, ये रात जाकर बात ना रात जाने वाली ना बात जाने वाली। अभी ये मेन एजेंडा सेट होने वाला है आने वाले दशक के लिए, आप विश्वास करें मेरी बात। और वो मैं अगेन उसी जो रिपोर्ट, जो आईपीसीसी रिपोर्ट कह रही है कि अब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स है ये बढ़ने वाले हैं। तो अब आप और मैं, हम छुटकारा नहीं पा सकते इस डिस्कशन से, जो हम सोचते थे कि हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारी अडेप्टेबिलिटी बहुत ही पुअर है, अनलाइक वेस्टर्न
वर्ल्ड, चलिए मैं उस पर बाद में आता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे अडेप्ट करते हैं वो लोग। जी। लेकिन जो मैं गाथा बता रहा था हिमाचल की, तो आप क्या करोगे मतलब हिमालय जैसे राज्य के लिए, और बाद में हमारे बाद उत्तराखंड बना जो अपने आप को हिमाचल को मॉडल स्टेट के रूप में जानता था कि इस तरह से विकास होना चाहिए, और हम उसके उस समय भी कहते थे कि आप 90 के बाद से बने हो, ट्रैप में मत फंसिए। तो आप क्या करोगे अपने विकास के लिए अगर आपको सेंटर मदद नहीं करेगा? आपने क्या किया, अपने नेचुरल एसेट्स को लिस्ट किया और आपने कहा हम इसको बेचेंगे और इसको बेचने से अपने रिसोर्सेज जनरेट करेंगे, नहीं तो सरकार अपने मतलब बेसिक जो सुविधाएं वो नहीं दे पाएगी, सर्विसेज नहीं दे पाएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबिलिटी, ये सब रुक जाएगा। तो सबसे पहले आता है उसमें हमने अपने जो फॉरेस्ट के अंदर जो टूरिज्म है, टूरिज्म को हमने प्रायोरिटी की, हाइड्रो पावर है, हमने जी। पानी जल विद्युत परियोजनाएं आंखें बंद करके बनानी शुरू की। अब टूरिज्म है तो टूरिज्म ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो आप टूरिज्म ज़्यादा बुलावा करने के लिए आप रोड्स को वाइडन करोगे, और रोड्स को वाइडन करोगे, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर रोड पहुँचाओगे, 4 लेन करोगे। अभी नया दोनों जो 4 लेन बन रहे हैं हमारे, चंडीगढ़ से शिमला और चंडीगढ़ से मनाली वाला, वो लगभग बंद पड़े, कभी खुलते कभी बंद हो जाते हैं। हमारे जो होटल सर मैं ये भी इंडस्ट्री है, समझना चाहूंगी कि कुछ कंस्ट्रक्शन स्टाइल या मैं बता कंस्ट्रक्शन रहा हूँ क्वालिटी। मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं आ रहा जी। हूँ उसी पर आ रहा हूँ। जी। तो क्यों, क्योंकि अभी ये जब हमने रैपिड पेस पकड़ी के भी फटाफट चाहिए लोग, तो पहले जैसे हमारा एक मेथड है रोड बनाने का, चाहे वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, BRO, या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो वाजपेयी साहब के साथ शुरू हुई थी, वो बहुत ही साइंटिफिक है, समय लगेगा आपको, इतने टाइम के बाद रोड को पक्का होना है, और पहाड़ है साथ में। और दूसरा ये है कि ये क्योंकि हिमालयाज यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, और जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और अभी भी प्लेट मूवमेंट लगातार चल रही है, तो मतलब आप ज़्यादा छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं कर सकते पहाड़ के साथ। लेकिन जितने 4 लेन बन रखे हैं इन्होंने वर्टिकल काटा पहाड़ को, कि हम वो क्यों, ताकि आप जल्दी करो। तो जो काम साल में होना चाहिए था इन्होंने 1 महीने में की कोशिश की, लेकिन अभी हमें 10 साल के लिए पीछे फेंक दिया दोबारा से। मतलब आप देखो आप पहुंच नहीं सकते। शिमला अल्लाह वालों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भाई बस गिर गई तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है इसमें बैठना बंद कर जाओगे बाकी। लेकिन हमारे यहाँ पर करीब रोड का नुकसान हो गया 1 महीने में, अभी अगस्त में भी और है, कुछ नहीं आ रहा है। तो वो जो हम चाह रहे थे टूरिज्म से कमाएंगे, वहाँ हम फंस गए हैं। पावर में आज है कि बहुत सारे है, जितने आप बाढ़ क्या इस बार मेजॉरिटी यहाँ पर मक डंपिंग की है हाइड्रो पावर से, और जो के आसपास जो कि वापस नदी में आता है। तो ये प्रोसेस का जिस तरह से काम हुआ है, एक ये बात है, एक ये है जिसने हमारे को ट्रैप। दूसरा क्या है कि एक बहुत ज्यादा यहाँ शिफ्ट हुआ है, 2 पैरेलल शिफ्ट हमें समझने चाहिए हिमाचल में। वो है जो हमारे कल्चर से हम क्रॉप में गए हैं, कल्चर में गए हैं, और हॉर्टिकल्चर में गए हैं, तो आपको पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तुरंत चाहिए। पहले क्या गेहूं हो गई, आपकी मक्की हो गई, कोई बात नहीं, अभी नहीं, महीने बाद आपने मार्केट में पहुंचा दिया, अगर मार्केट के लिए आप कर भी रहे हो। जी। तो अभी आपको तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए तो आपको क्या चाहिए, घर घर पे रोड चाहिए, और आपकी जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आ गई है ये तो आपको पहुंचा देती है। तो वो जो रोड बन रहे हैं, नेशनल हाईवे ले लो या आपके जो गांव के रोड बन रहे हैं, ना उसमें ड्रेन है ना उसमें कलवर्ट है, वो सारा जब मिट्टी आती है वो सारी की सारी जो रिवर का इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम मिलकर और वो बाढ़ में कन्वर्ट हो रही है। और बारिश तो जैसे मैंने कहा साइंटिस्ट बोल ही रहे ज्यादा होगी, तो ये जगह जगह पे हम देख रहे हैं वो है। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ समझने की है, वो है जैसे 80s में हम देखते हैं मुश्किल से मतलब कैपेसिटी नहीं थी लोगों की कि वो बेयर कर सकेंगे, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम RCC कहते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आपने चंडीगढ़ से प्लेन से कॉपी किया और आपने कहा पहाड़ में नहीं तो हमारे, आप देखेंगे जो ज़्यादातर घर थे वो क्या थे, आपका काटकोनी था, ज़्यादा 2 मंजिल या 3 मंजिला बनाएंगे तो ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, वेट कम होगा। ये RCC आने से आपने क्या किया, और खासकर ये मैं 90 के बाद से एक नई मिडिल क्लास इमर्ज होगी, आपने फटाफट हर कहीं पर घर बनाने शुरू कर दिए, और ये भी नहीं देखा कि वाटर बॉडी कहाँ है। और ये सिर्फ लोगों ने नहीं किया, सरकार ने किया। अब आप शिमला अच्छी तरह से जानते हो, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। हिमाचल प्रदेश का न्यायालय जिसका काम है न्याय देना, आप देखेंगे वो अगली बहुत जल्दी आपको खबर आएगी जब वहाँ पर आपके क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी जगह पर बना है जहाँ पर वाटर कैचमेंट है, और साथ में लॉयर्स चेंबर जो कि नाले में बने हैं। तो हमारे पुराने बुजुर्गों की कहावत थी, कभी नाले के नज़दीक आपको घर नहीं बनाने चाहिए, वहाँ जाना नहीं चाहिए।
जी। वही हमारे शिप बॉडी में हुआ, जिस तरह से आप देखते हैं कि आप पूरे नाले के अंदर घुस गए। और इस तरह से वो जो हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है वो 13-14 मंजिल हमने बना दी है अभी। तो हमने ये सोचा कि हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतनी ताकत है स्टील के पास, हम पानी के बहाव को रोक लेंगे। पानी का बहाव रुकता नहीं है ऐसे। और वो प्रकृति ने वापस आपको आंसर देना शुरू कर दिया, चाहे वो कृष्णनगर में हो जहाँ पर वो पूरा वो जो वाटर, शिमला में अगर आप शिमला स्पेसिफिक बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ करीब 25 यहाँ वाटर स्प्रिंग्स हैं, जिसको हम नाले कहते हैं, या जहाँ साफ पानी का मतलब स्रोत है। और साथ में करीब 100 के आसपास बावड़ियाँ हैं जहाँ से लोग पानी भरते थे। अभी वो विलुप्त हो गई है, बहुत सारे वो इंक्रोच हो गए। वो फिर पानी जब बाहर आता है तो घरों में घुसता है, घरों में घुसता है, नींव कमजोर कर रहा है और बिल्डिंगों को आपको। तो ये बहुत सारा इंट्रिकेट है दोनों। तो अब करने की क्या जरूरत है अगर आप मुझसे पूछेंगे, इसमें तुरंत जो काम करने की जरूरत है, एक तो वल्नरेबिलिटी असेस करने की जरूरत है पूरे स्टेट के अंदर। ऑलरेडी हम हाई वल्नरेबल जोन में है, सिस्मिक जोन 4-5 है। कम से कम वाटर बॉडीज को हम आइडेंटिफाई करें कि वाटर बॉडीज पे नो मीन्स नो, कुछ भी हमें नहीं अलाउ करना चाहिए ताकि हम लोगों को बचा सके। और जैसे शिमला में हम लोगों ने इसकी HVRA स्टडी की थी, तो उसमें करीब 35% शिमला एक्सट्रीम हाई रिस्क में हमने आइडेंटिफाई किया था, और 20% जो है मॉडरेट, और उसके बाद इस तरह से और जगह पर। तो यहाँ पर जो योजना बननी चाहिए मकान बनाने की, क्योंकि घर तो बनेंगे, लोग तो रहेंगे, तो वो होनी चाहिए आपका जोन और सब जोनल बेसिस पे। एक सिंपल लैंड यूज फार्मूला जैसे आप चंडीगढ़ में देखते हो कि भाई FAR लगा दिया, चंडीगढ़ में इतना लगा दिया, पंचकुला में इतना लगा दिया। खैर जीरकपुर तो मैं कहता हूँ वो तो मॉडर्न स्लम है, मतलब वो तो पैसे वालों का स्लम है जी। तो वो तो अलग चीज है जीरकपुर। लेकिन तो ऐसा मॉडल शिमला में नहीं चल सकता ना। शिमला में तो ऐसा चाहिए, कहाँ पत्थर की ताकत ज्यादा है वहां वर्टिकल ग्रोथ दो। अंग्रेज भी बना कर गए, एडवांस स्टडीज 100 फीट से ऊपर है आपके, और दूसरे 70 फीट के आसपास है। लेकिन जहाँ बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स है, मुझे लगता है वहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर हमने बचना है तो तुरंत वाटर कंट्रोलिंग होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, और इसके लिए ये बिना लोगों के समर्थन से नहीं हो सकता। इसमें लोगों को एम्पावर किया जाना चाहिए। ये जो कंसल्टेंट ड्रिवन मॉडल हम देखते हैं 90 से 2000 के बाद आ गया, कि वो आ गए बैठकर विदेश से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज घूमकर आ गए, उन्होंने कहा ऐसा टनल खोल दो। ये नहीं देखा यार पहाड़ में टनल खुदती है क्या? टनल का मतलब है नाश, पूरा पानी खत्म। तो वो टनल लगा दो, साथ में आप रोड चौड़े कर दो, वाइडन कर दो, ये सब के लिए इस तरह से कर। तो ऐसा ये मॉडल नहीं चल सकता। पहाड़ के लिए स्पेसिफिक पहाड़ के आधार पर आपको डेवलपमेंट मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा। और इसीलिए वो जो कल मैंने भूख हड़ताल रखी, उसमें ये बातें हैं कि अब कम से कम आपको एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी स्थापित होनी चाहिए, ताकि आप एक और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज लोगों से तो पूछो, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी प्रॉब्लम है ना इसमें। तो जो 1 साल 1.5 साल लगे, पर सर ये सिर्फ रिपोर्ट के साथ है जी, क्यों जो पर्यावरण की स्थिति दिख रही है वो बहुत ही भयावह दिख रही है। हिमाचल प्रदेश ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा है जिसे कहा जा रहा है कि ये बहुत भयानक है। क्या सरकारें इसका सबक लेंगी? हमारे साथ टिकेंद्र पवर बने हुए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से भी आते हैं, और उन्होंने शहरीकरण को लेकर बहुत ही व्यापक अध्ययन भी है सर आपका। आप लंबे समय से जो सिटीज़ जो है वो कैसे डेवलप होनी चाहिए, क्या समस्याएं हैं, लेकिन भारत में किन समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, ये भी बार बार आप प्रश्न उठाते रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले था वो ये था, पहले इसे मैं समझ लेना चाहती हूँ कि एक सवाल सामने आ गया कि क्या शिमला को जो राजधानी है अब इससे शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिमला पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया है, शायद इस वजह से ही इस तरह के हादसे देखे जा रहे हैं। देखिए, वैसे आपके सवाल में ही जवाब है, क्योंकि आपने कहा कि क्या किया जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप चलिए राजधानी ना भी शिफ्ट करें, क्योंकि कोविड ने दिखा दिया है कि ऑनलाइन आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप अब जो कर सकते हो वो ये है कि राजधानी, मतलब ये डिबेट डेफिनेटली बड़ी, लेकिन आप क्या करोगे, कहाँ करोगे राजधानी? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपके पास कैपिटल भी है, 75,000 करोड़ रुपए तो आपके पास डेट है। कम से कम कुछ चीज़ों को आप शिफ्ट कर सकते हो, जिसको हम जोनल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हाई कोर्ट आप यहाँ से बाहर ले जा सकते हो, तो हाई कोर्ट ले जाओगे तो बहुत सारी, एक बड़ा पैराफने लिया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड में देहरादून में आपका कैपिटल है, लेकिन हाई कोर्ट कहीं और बैठता है। तो इसी तरह से आपके बहुत सारे जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप शिफ्ट कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि अब तो ऑनलाइन है, तो सेक्रेटरी लेवल जो ऑफिसर्स है उनको आप बिठा सकते हो वहाँ पर। और उससे क्या होगा, एक तो रीजनल विकास भी हो जाएगा और शिमला डीकंजेस्ट हो जाएगा।
ये डेफिनेटली एक ऑप्शन है और बहुत सारी जगह पर ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि शिमला क्वेश्चन है, फिर शिमला सस्टेन कर जाएगा? यहाँ इतने लोग हैं, बेरोजगारी हो जाएगी क्या? क्या डेड टाउन हो जाएगा? तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। टूरिज्म यहाँ जो पोटेंशियल काफ़ी हाई है अभी भी, और अभी भी शिमला मरेगा नहीं, मतलब वो निकल सकता है बाहर। और ये कुछ इस तरह से ही है जैसा आप देखते हैं कि आपका जो काबूजियर के समय जिस शहर से आप आते हैं, जब नेहरू ने काबूजियर को कहा कि चंडीगढ़ बनाना है, लेकिन इतना ख्याल ज़रूर रखना कि घोस्ट टाउन नहीं बनना चाहिए, लोग नंगे भूखे आ रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान से, कुछ भी उनके पास नहीं है। तो वो जब डिज़ाइन काबूजियर आज से मतलब कितने साल पहले आप लगाइए कि 60 साल पहले कर सकता है चंडीगढ़ को, तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि वो आज नहीं हो सकता है। लेकिन वो मुझे लगता है कि प्रकृति बार बार पुश कर रही है और वो हमें ये कह रही है कि देखिए आप सुधर जाइए, और कम से कम अब आप अपनी जो जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये एक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप ख़त्म करो, शहर को ही ख़त्म कर दो। बहुत सारे हिस्टोरिकली आप देखेंगे, जैसा आपने कहा सिटी डेवलपमेंट प्रोसेस में सिटी इनटू रूइंस भी हो जाती है, ख़त्म हो जाएगा शहर। मतलब शहर को ख़त्म भी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरत यह है कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 लाख लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर करीब 50 लाख टूरिस्ट आते हैं, तो क्या वो सही है? मतलब किस लेवल पे आपको ले जाना चाहिए? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सोचा जाना चाहिए, ये डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ जोन्स पे ये अब मतलब डिसेंट्रलाइज वे में जी गवर्नेंस मॉडल हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और आप मेरे से सीधे हाई कोर्ट को शिफ्ट कर देना चाहिए तुरंत यहाँ से। जी क्योंकि शहरीकरण पर भी आपका एक व्यापक अध्ययन है, और लेकिन भारत के जो शहर हैं, और मैं शिमला का ही उदाहरण मैं समझना चाहूँगी कि जब भी शहरीकरण होता है तो विकास को दर्शाने के चक्कर में जो पर्यावरण है उससे समझौते बहुत आसानी से कर लिए जाते हैं और इसे बहुत ही कम महत्ता भी मिलती है। लेकिन अब जब इस परिस्थिति में है हिमाचल प्रदेश दिखता है, तो क्या आपको हम उम्मीद लगाएं कि जो सुक्खू की सरकार है वो इस तरह के समझौते नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति वो खुद कह चुके हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो बिना किसी वैज्ञानिक तरीके आजमाए और अपनाएं और कर दी गई है। क्या हम उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जिस तरह से बेतहाशा निर्माण चल रहा है, या फिर जो आपने कहा कि जो मनाली हाईवे है उसका क्या हाल है, या फिर 4 लेनिंग जो है उसका क्या हाल है? मुझे नहीं लगता, ना ही मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। आप कितनी उम्मीद लगाए बैठे? देखिए, मैं आपको एक नेहा जो डिपार्चर बता सकता हूँ इस गवर्नमेंट में, जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि इस गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिवनेस थी वो कमाल की थी। मतलब मैंने इतनी रिस्पॉन्सिवनेस अपने जो पब्लिक जीवन है कम देखी है। और जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स जितनी मुस्तैदी से काम कर रहे थे, इवन शिमला में आप देखिएगा, तो हमारे बहुत सारे लोग जो केरला से भी फंसे हुए थे, आप जवाब करते थे, इससे पहले हम वहाँ तक पहुँचे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच रहा था। तो वो विंडो तो है, तो मैं काफ़ी मुझे विश्वास है कि क्योंकि अगर डिपार्चर नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो डिसरप्शन सर ये कहीं अलायंस की वजह से तो नहीं है? आप इतनी उम्मीदों भरो मेरा अलायंस नहीं है, मैं तो अलायंस की कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा अलायंस की बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये बात को लेकर, ऐसा नहीं है कि हम तो त्रासदी हर साल ही तो त्रासदी में हम देख रहे हैं ना, तो बहुत कुछ छोड़ दिया जाता था कि आप ब्यूरोक्रेटिक उस पर, तो ये डिसरप्शन एक अब इसकी ज़रूरत है। वो करेंगे कि नहीं करेंगे मैं नहीं, लेकिन वो एक पुश हो रहा है आपको, मतलब नेचर की तरफ से भी, और अगर आप नहीं करेंगे तो बचेंगे नहीं। क्योंकि आप जैसे आप वो स्लॉटर हाउस लीजिए शिमला में, अब वो 30 करोड़ का स्लॉटर हाउस बना और वो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आज ख़त्म हो गया। तो आप मतलब ये भी देखिए ना कि कितना लॉस है आपको। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो, लेकिन ट्रेजिडी क्या है कि ये सिर्फ सुक्खू सरकार के भी बस की बात नहीं है। जब तक सेंटर इसमें मदद नहीं करेगा कि आप करो विकास, हम खड़े हैं आपके लिए, आपकी मदद के लिए, जब तक वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी और यही कहा जाएगा नहीं नहीं, अभी तक आप देखिए इसको नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर नहीं किया है, कोई पैसा अभी तक नहीं आया है, तो वो उसके बिना चैलेंज हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल ज़रूर कह रहा हूँ।
तो ये तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। लेकिन जी। आप एक स्मॉल विंडो देख रहे हैं, जिस विंडो में आप देख रहे हैं किस तरह से भाग दौड़ है और रिस्पॉन्सिवनेस। आप 3-4 तो शायद पुलिस कप्तान जो हमारे एसपी हैं वो महिलाएं हैं, और उनका आप एफिशिएंट देखिए कितने एफिशिएंटली वो लोग काम कर रही हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं देख पा रहे हैं, हुँ। लेकिन क्या वो मतलब बहुत ज़्यादा आस लगा ली जाए? मुझे लगता है थोड़ा धैर्य से देखना पड़ेगा, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप डिसरप्शन नहीं लाएँगे, हुँ। तो ये थिंग्स एज़ यूजुअल नहीं चल सकता है। थिंग्स जी। एज़ यूजुअल आपको मतलब अब ये नहीं चल सकता। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हुँ। सर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्होंने बैठक की है शनिवार को ही, और जो नड्डा हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका गृह राज्य भी हिमाचल प्रदेश, वो 19 अगस्त को प्रदेश में भी आ रहे हैं, और ये भी खबरें हैं कि वो लोगों से मिलेंगे और उनकी बातें समझेंगे और किस तरह से उनको मदद मुहैया की जा सकती है, इस पर चर्चा भी होने जा रही है। तो क्या हम उम्मीद लगाएं, या फिर आपको लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ बीजेपी की खेमे में चल रही है, हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत मिल सकती है? देखिए, राहत तो मतलब मिलना ही चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको इसमें ये कहूँगा कि मुझे थोड़ा स्केप्टिसिज़्म है। वो इसलिए कि आप 2 जो कानून वो ला रहे हैं, सेंटर से जो पुश हो रहे हैं, वो हिमाचल की प्रकृति और इस देश की प्रकृति, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका नाश होने की तरफ तैयारी है। एक है जो वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, जो हमारा मतलब फॉरेस्ट एक्ट है, जी। उसमें बदलाव ला रहे हैं। उसमें वो एक ब्लैंकेट ये ला रहे हैं कि आप मतलब इसके नाम से, सिक्योरिटी के नाम से कहीं भी कुछ प्लंडर कर सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो दूसरा बड़ा कानून है, जिसको अगर थोड़ा आप, अगर इसमें ढंग से लागू किया होता कम से कम 4 लेन में, तो ये ऐसे ही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, तो वो ऑलरेडी उसकी कमज़ोर था, उसको बिल्कुल और भी ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। तो वो ठीक है कि राहत कुछ मतलब पॉलिटिकल जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल शोल्डरिंग हो सकती है, या वो, लेकिन बेसिकली जब तक आप वो डिपार्चर नहीं करोगे, डिसरप्शन नहीं लाओगे। अब आप मुझे बताइए, लेह में जो रेल लाइन का सवाल हम बात कर रहे हैं, रोड तो पहुंच नहीं रहा है हमारा, और लेह में अभी हम रेल लाइन की बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं, मतलब 10,000 8,000 लोगों के लिए आप रेल ट्रैक, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, सब तैयारी होगी। ये मतलब हाँ, ऐसे आई विकास की थिंक जरूरत ही क्या है ये? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये देखना पड़ेगा, ये सब सवाल सोचने पड़ेंगे, खासकर अब जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब भी पहाड़ों में ऐसी कोई त्रासदी होती है, उत्तराखंड में भी हमने देखा और अब हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं, तो NHAI को बहुत बड़ा कसूरवार ठहराया जाता है, स्थानीय लोग भी बहुत नाराज़ हो जाते हैं। आखिर बिना किसी नीति के, बिना किसी आइडिया के इस तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है कि जनता को दिखाना है कि आपके लिए हमने चौड़ी सड़कें बनवा दी हैं। लेकिन ये सड़कें जब टूट जाती हैं, तो क्या जनता को ये मैसेज दिया जाता है, या फिर जनता खुद ये आभास कर पाती है, महसूस कर पाती है कि जो विकास हुआ है ये तो अपनी जान पर बनाई है? देखिए, NHAI तो अपने आप में एक बहुत कहानी है, क्योंकि किसको 4 लेन चाहिए, लोगों से पूछा भी है कि नहीं पूछा है, और ये सब सवाल महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो मैं बात कह रहा था कि इसमें एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी खड़ी की जानी चाहिए, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज आएँ, वो सब लोगों से बातचीत करें और देखें कि क्या कमियां हैं, कहाँ पॉलिसी में कमी है, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। ये 1-1.5 साल लगता है, जैसे अंडमान्स में भी इस तरह से बना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, NHAI पे तो मैं साफ कहूँगा, उस पर तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उनके खिलाफ मुकदमा ऑलरेडी मैंने एक FIR की है उनके खिलाफ, लेकिन दायर होना है। इसलिए कि वो ऐसा नहीं, उनको आइडिया नहीं था इस बात, मतलब वो इस तरह से नहीं कह सकते। एक ऑफिसर कह रहा है हमें पहली बार है, सबक लिया। अरे सबक हमारे नाश करके सबक थोड़ा ना लिया जा सकता है। पहाड़ में रोड काटने की जैसे मैं पहले कह रहा था, और कला ये है कि आप कभी भी 90 डिग्रीज पे रोड को नहीं काट, आप स्लोप टेरेस में काट। लेकिन ये जो क्योंकि इसमें एक टाइम फ्रेम है, और करीब साहब कहते हैं कि मैं इतने मिनट में इतनी सड़क बना, से थोड़ी ना होता है पहाड़ में रोड बनाना। पहाड़ में एक है, जिस तरह इंसान मिट्टी भी इवॉल्व होती है, आपने मिट्टी को डिस्प्लेस कर दिया, तो उसमें समय है, जिस समय के हिसाब से वो अडेप्ट होगी, बारिश आएगी, उसमें
ग्रीन कुछ पदार्थ आएगा, उसका टिकने का मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन हम तो उसको पूरा खत्म करते जा रहे हैं। और मैंने कहा आप रोड तो हमारे अब कम इनएक्सेसिबल हो गए हैं, लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचे। और हमारे रीजन ऐसे हैं सेब 80% की 5,000 है, और टूरिज्म भी करीब करीब 60% इस जगह पर है, जिसका पूरा हो गया है ये 2 महीने में। तो ये मुझे अब हाई टाइम है जब हम लोग पूछें कि किरण रोड चाहिए। स्विट्जरलैंड जब 120 साल पहले तय कर सकता है, हालांकि स्विट्जरलैंड बहुत स्ट्रॉक है कि हम आएंगे भाई अपने पहाड़ पर, तो हम क्यों कह रहे हैं कि हम रोड बनाएंगे? हम ऑल्टरनेट तो देखें, ऑल्टरनेट जी कुछ और सोच सकते थे। तो ये जो मैं पुश कह रहा हूँ ना कि बस अपना रिसोर्स जनरेट करो, तो स्टेट के पास कोई लिमिटेड ऑप्शन है, आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पैसा लेकर खड़े लोन देते हैं, और कंपनी आती है बाद में, वो तो सारा का सारा वसूल हो जाता है। ये मॉडल जिसको हम बोलते हैं अनसस्टेनेबल है, ये टिकाऊ नहीं है, और ये हमें दिख रहा है। हम डे 1 से इस बात को कहें, लेकिन में कहा जाता था आप तो बहुत एंटाई डेवलप, तो प्रकृति आप तो एंटी नेशनल की आप बॉर्डर, हम बोला यार बॉर्डर पहुंचा के तो दिखाओ, आप जाके दिखाओ रोड, बॉर्डर तो बात की बात है, बॉर्डर तो 1960 में भी रोड था पहुंचा हुआ। बिल्कुल तो सही कहा आपने। आज वो साफ जी नजर आ रहा है कि ये जो नुकसान को लेकर जो अलग अलग अनुमान है सर, मैं समझना चाहूँगी कि 8,000 करोड़ पहले ही कहा जा चुका है, अभी बार बार अभी और भी नुकसान हुआ है, ये इतने हजार करोड़ का जो नुकसान हो चुका है, हिमाचल प्रदेश को कितना वक्त लग जाएगा इसकी भरपाई करने में, या फिर जो आम लोग हैं उसको एक नॉर्मल लाइफ उसकी पटरी पर आ जाए, जीवन जो दोबारा से चलना शुरू हो जाए, कितना वक्त लगता है, कितना नुकसान हो गया, कितने साल पीछे चले गए हिमाचल? बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैं ये नुकसान में आप ठीक है वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि मिला होता है हमारे रेवेन्यू पे, उस हिसाब से कर मुझे लगता है ये नुकसान इससे कई गुना ज़्यादा है। हम सिर्फ फिजिकल एसेट की बात कर रहे हैं, हम ये नुकसान नहीं देख रहे हैं जो हमारी हॉस्पिटल करीब करीब 1,000 करोड़ इन 2 महीने में खत्म हो गया है। उसके साथ हमारा जो टैक्सी चालक है, जो शॉपकीपर्स है, जो यू नो सेल करने की, वो नुकसान तो हम अभी गिन ही नहीं रहे हैं, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। ये भाई नहीं होती है, ये इररिपेरेबल लॉस है, मतलब वो नई तरह से नई चीज़ शुरू हो जाएगी, लेकिन ये लॉस डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता है, ना ये सब पूरा होता है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि हम अडेप्ट करें, कि मालूम है ऐसा होना है, उसके लिए हम पहले तैयारी रखें। तैयारी के नालों में नहीं घर बनाएंगे, एसेट्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे, कम से कम चलिए कि स्टेट तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, स्टेट अपना मतलब ये बिल्कुल, क्योंकि स्टेट तो पब्लिक मनी है ना, तो वो बिल्कुल वहाँ एसेट्स नहीं बनने चाहिए। तब हम थोड़ा, अब जैसे वो आपका सरका घाट का पूरा बस स्टॉप ही नाले में बना हुआ, हमेशा वो अभी नहीं, वो 5 साल से फ्लड ही होता जा रहा है, तो क्या फायदा है उसका, मतलब कोई फायदा थोड़ी ना उस बात का। तो उसी तरह से हमारे हॉस्पिटल्स यहाँ बनेंगे, तो ये थोड़ा सा अब विज्ञान के आधार पर, और विज्ञान और इंसान दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है विज्ञान इंसान से अलग है। हमने सिर्फ अपने रिसोर्सेज को, मतलब ये अब ग्रीड भी नहीं मैं कहूँगा कि ये हिमाचल को एक जो नए ट्रैप में फंसाया गया, ये हिमालय राज्यों को जो नए ट्रैप में फंसाया गया, ये टिकाऊ नहीं हो सकता है। अगर हिमाचल को टिकना है तो केंद्र को डेफिनेटली मदद करने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल इकोनॉमिक रीजन से स्टेट नहीं बना है, हिमाचल स्टेट बना था पहाड़ी एस्पिरेशंस को लेकर, पहाड़ी लोगों की एस्पिरेशंस को लेकर, उस वजह से राज्य बना था। इसकी इकोनॉमिक क्षमता कभी भी नहीं थी। वो बात ठीक है कि डॉक्टर परमार के इंटरवेंशन से थोड़ा यहाँ पर सेब में तब्दीली हुई, तो एक इकोनॉमी में ग्रोथ हो गई, लेकिन ये इकोनॉमिकली, लेकिन फिर भी हम सेकंड टू केरला हैं इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप मतलब वो जो तराजू है ना कि एक वन नेशन वन टैक्स वन स्टेट का मॉडल, ऐसा नहीं चल सकता है देश में। ये अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग मतलब क्षमताएं हैं, और हिमाचल के पास उसकी बहुत बड़ी क्षमता है कि हम कैनोपी लेकर बैठे हैं ना, हमारे पेड़ की वजह से तो प्लेन बचे हुए हैं। अगर हमारे पेड़ पहाड़ में ऐसा उड़ने लगे तो प्लेन तो बिल्कुल नहीं बचेंगे, मतलब 3 और ऐसे हुआ तो आपका आधा प्लेन साफ है, मतलब मैदानी इलाके साफ है। मतलब हिमाचल की बारिश से यमुना में फ्लड आ गया और दिल्ली में फ्लड आ गया, आप सोचिए उसका मतलब क्या है। तो आप ये मतलब ये समझने की जरूरत है कि हिमाचल के लिए सबकी जिम्मेवारी है,
और ये इसलिए इंटीग्रेटेड ग्रोथ है, इसलिए तो हम एक देश हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने सर कि हमें समझना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो किस तरह का राज्य है और उसको वही ट्रीटमेंट केंद्र सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसको भी सोचना चाहिए कि उसे अगर कोई विकास का सपना दिखा रहा है तो सपने को किस तरह से देखना चाहिए और किस तरह का सपना उनका खुद का होना चाहिए और उस तरह की आवाज़ उन्हें बुलंद करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर आपका, आप आए और हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में विशेष जानकारियाँ दी और ये भी कहा कि क्योंकि भारत के जो राज्य हैं सभी अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षमताएं हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश को बाकी राज्यों से जो है जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान है और उस पहचान को बनाए रखने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अगर खुशहाल रहेगा तो ही जो बाकी जो जुड़े हुए राज्य हैं, जहाँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश हमें बिजली भी मुहैया कराता है और कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाकों में जो बाढ़ की संभावना कम होती है तो हिमाचल प्रदेश भी इसके लिए बीच में खड़ा नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी टिकेंद्र पवार का एक बार फिर से। और अब दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया अपना फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल का इंतजार रहता है। उम्मीद करती हूँ कि भारत सरकार या फिर कोई भी प्रदेश की सरकार इन सब परिस्थितियों को समझे, क्योंकि भारत के पास जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं 15 से ज़्यादा अगर कहें तो 15 से 17 सालों का वक्त है और इसमें हमें तैयारियाँ भरपूर करनी होगी, तभी हम जाने बचा सकते हैं, तभी हम भारतवर्ष बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात। नमस्कार।